एक डाउट है जी एडमिशन चैप्टर में पेज 5.29 इलस्ट्रेशन नंबर 34 बुक अगर आप नहीं मिलाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन बोर्ड में बता रहा हूँ। कंप्लीट क्वेश्चन डाउट नहीं है इनका डाउट ये है कि सर इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला, इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे निकालते हैं। देखो जो हमारे लिए रेलेवेंट आइटम है, काम की आइटम है, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये हमारे लिए रेलेवेंट आइटम है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में काम आती है। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल पैसे कितना लगाया फर्म के अंदर, सर जो पार्टनर्स की कैपिटल है ये तो पैसा लगाया ही हुआ है, अनडाउटेडली ये तो कैपिटल का पार्ट है। जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रॉफिट क्या चीज है, ये प्रॉफिट पार्टनर्स का ही प्रॉफिट है। पार्टनर्स ने बोला अभी हमें मत बांटो, फ्यूचर में बांट देना, फिलहाल फॉर्म में रखे रहना। बेसिकली ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस सीडी है जो पार्ट ऑफ में नहीं बटा, पार्ट ऑफ द कैपिटल। ये क्या चीज, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये पढ़ा था हमने 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो क्या आइटम होती है कि सर हमने एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा कर दिया एक ही पर्टिकुलर ईयर में और हमें लग रहा है कि इसका बेनिफिट आने वाले ईयर्स में भी मिलेगा, इसलिए हम सेम ईयर में इसको राइट ऑफ नहीं करते, कई सालों में राइट ऑफ करते हैं। बेसिकली एक्सपेंस है जो राइट ऑफ होना है, अल्टीमेटली प्रॉफिट को घटाना है इसमें। अब जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्या सीखा सर हमने, सारी कैपिटल को जोड़ दो, सारे रिजर्व्स को जोड़ दो, सारे प्रॉफिट को जोड़ दो, सारे एक्सपेंसेस को घटा दो, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। इसमें एक चीज और क्या आ सकती है, इसमें एक चीज ये आ सकती है सर, कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया होता, सपोज कुछ भी अमाउंट एक्स अमाउंट, तो वो भी ऐड हो जाता। बस एक चीज और एडिशन आ सकती है, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहे खुद का पैसा लगाया हो चाहे कर्जे का पैसा लगाया हो, पैसा वो भी लगा हुआ। इस क्वेश्चन में लोन था नहीं इसलिए वो मैंने ऐड नहीं किया। तो डाउट था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें। अंडर वैल्यू कंफ्यूजन इसमें रहती है, मैं फिर बता रहा हूं कैसे होना है। तो क्वेश्चन में दिया होगा इस तरीके से कि बुक वैल्यू है 40,000 और इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। बुक वैल्यू है एसेट की 40,000 और क्वेश्चन कहता है इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, दिमाग में पता क्या आना चाहिए आपके पास, देखो अगर परसेंटेज से खेलना है माइंड में ही सॉल्व कर लेना कि सर 20% घटा के लिखा हुआ, इसका मतलब ये वाला जो अमाउंट है ना ये 80%। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको सैलरी दे रहा हूं 10% घटा के दे रहा हूं, इसका मतलब जब आपको सैलरी मिल गया वो 90% सैलरी मिली, ये आपको समझ जानी है। तो एसेट की वैल्यू अंडर वैल्यू कर रखी है 20% से, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो 80%। इसको अगर मैं 80 से डिवाइड कर दूंगा ना तो ये 1% निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 80%। इसको 80 से डिवाइड करूंगा तो ये 1% आ गया। मुझे कितना परसेंट जानना, 20% जानना, जो चेंज वाला। ₹10,000 वो चेंज वाला अमाउंट आ गया। इसका मतलब सर ओरिजिनल अमाउंट कितना था, 50,000। ओरिजिनल अमाउंट 50,000। अब ये तो कैलकुलेशन हो गई। अब फाइनल अकाउंट की बात करें सर, रिवैल्यूएशन में किस साइड आएगा बता सकते हैं आप लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा बता सकते हैं आप लोग, क्रेडिट साइड से। कितना अमाउंट, 40 या 10 या 50? 10, तो चेंज वाला। बेसिकली इस एसेट की वैल्यू ओरिजिनली 50,000 थी, लेकिन हमारे बुक्स में घटाकर कम लिखी हुई थी गलती से 40,000। अब इसको वापस से 50,000 में लेके जा रहे हैं, 40 को 50 बना रहे हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए 10,000 क्रेडिट साइड में है।
बैलेंस शीट में कितना आएगा 50,000 जो ओरिजिनल वैल्यू है। 40 50 पर ले गए हम, अब 50 इसकी करेक्ट वैल्यू है, बैलेंस शीट में 50,000 आएगा। क्लियर हुआ जी? ये तो कॉन्सेप्चुअल बात हुई, लेकिन कॉन्सेप्ट सर ध्यान नहीं रहता हमें। एक कुछ होते हैं कि सर फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है हमसे। तो बुक वैल्यू डिवाइड बाय 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट। 40,000 100 माइनस 20 80 हो गया, मल्टीप्लाई बाय रेट 20, यही हुआ। ठीक है जी, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। ओवर वैल्यूड वाला केस है सर, टेन परसेंट से ओवर वैल्यूड ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है। तो सोचिए, मान लीजिए मैंने आपको सैलरी 10% एक्स्ट्रा दे दी, तो आपको जो सैलरी मिली है वो 110%। कुछ में कोई कंफ्यूजन होती है, सर परसेंटेज 100 से ज्यादा कैसे हो सकती है? देखो, जो हमें मार्क्स मिलते हैं उसमें डिनोमिनेटर मैक्सिमम मार्क्स होता है, और हमें मार्क्स जो ऑब्टेन है वो मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा नहीं दे सकता टीचर, इसलिए हमारी जो परसेंटेज होती है मार्क्स वाली वो 100 से ऊपर नहीं होती। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, सर मेरे पास पहले 100 रुपए थे, अब मेरे पास 300 रुपए, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो बता सकते हैं? 200% इंक्रीज। कैसे निकाला 200%? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। परसेंटेज कैन बी अबव 100। जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ओवर वैल्यू कर दिया 10% से, इसका मतलब ये जो अमाउंट है ना ये 110%। अब मैं इसको 110 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 1%, 1% आ गया। हमें कितना परसेंट जानना? 10% जानना। ये है चेंज वाला अमाउंट। बता सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा? डेबिट साइड, क्योंकि वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है। ओवर वैल्यूड का मतलब वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, अब इसको ठीक करना है, वैल्यू कम करनी है। एसेट की वैल्यू कम हो तो लॉस वाली बात। बैलेंस शीट में कितना है? 60,000, क्योंकि ओवर वैल्यूड है मतलब वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है। अब इसको ठीक करेंगे तो वैल्यू घटा करके लिखेंगे ना करेक्ट वैल्यू। ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, इसको ठीक करके लिखेंगे तो वैल्यू घटा करके तो लिखेंगे। बैलेंस शीट में 60,000 बचा हुआ। क्लियर हो गई जी बात? चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट 20th पॉइंट किया था हमने, पेज 65 पर है हम 21 पॉइंट कर रहे हैं। पेज 65 पर है हम पॉइंट 21। A bill for 5,000 rupees for electricity expenses was not accounted. तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ है, ध्यान ही नहीं दिया हमने, काम में बिजी थे, इसको रिकॉर्ड करना है। पे हो गया होगा या नहीं पे हुआ, क्या लगता है? पे हो गया होगा या नहीं पे हुआ होगा, क्या लगता है? पे हो गया होगा? नहीं, पे नहीं हुआ। सुनिए ध्यान से, उसके पीछे रीजन क्या। अगर पे हो गया होता तो फर्म से कैश कम हो जाता और कैश डेली बेस पे चेक होता। आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पर भी कैश अकाउंट नहीं आया, ना कैश डेबिट में आया और ना कैश क्रेडिट में आया। कैश में कभी गलती हो ही नहीं सकती। सबसे रिस्की काम जो होता है वो कैशियर का होता है। कोई रोबरी करने भी आएगा सबसे पहले उसी पे गोली मारेगा। अगर गड़बड़ हो गई अकाउंट्स में, देखो मालूम है डेटर क्रेडिटर की लिस्ट बना रहा हूं, कुछ गड़बड़ हो गई तो हिसाब में दोबारा लिख दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर कैश में गड़बड़ हो गई, हिसाब में लिखे हैं 4 लाख और एक्चुअल में कैश 3.5 लाख है, तो 50 मेरी सैलरी से कटेंगे। तो कैश वो डेली बेस पे चेक होता। अगर कम ज्यादा हो गया तुरंत वो रिकॉर्ड कर लेगा, याद कर ले कहां पे आप पेमेंट कौन सी करी थी, याद नहीं आ रही। कैश में कभी गलती नहीं होती। अगर कोई एक्सपेंस लिखना भूल गए हैं तो 100% है कि वो आउटस्टैंडिंग, पेड नहीं। पे हुआ होता तो तुरंत रिकॉर्ड हो गया।
क्लियर हो गई जी बात? तो ये पेड नहीं है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड कैसे करते हैं सर? क्रेडिट करके। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल नोट कर रहे हैं आप लोग सभी। अब सर एक लाइबिलिटी जो कि 0 रुपीस की थी, अब वो लाइबिलिटी 5000 रुपीस की हो गई। लाइबिलिटी बढ़ गई, क्या लग रहा है? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। बैलेंस शीट में किधर लिखोगे? बैलेंस क्रेडिट साइड होती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होती है। बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो इम्पैक्ट पड़ेगा। सर इम्पैक्ट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। बस ये है कि जितना डेबिट हो उतना क्रेडिट हो। हमने चैप्टर सीखा है जनरल चैप्टर के अंदर, कंपाउंड एंट्री के अंदर, कि एक ट्रांजैक्शन के 3 या 4 इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। अकाउंटेड मतलब रिकॉर्ड नहीं करा? हाँ जी अकाउंटेड बराबर सर, अकाउंटेड मतलब रिकॉर्ड नहीं करा। हाँ अकाउंटेड वर्ड का मतलब पूछ रहे हैं, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं, अकाउंटिंग में लिखा नहीं है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा। अकाउंटेड का मतलब ये तो सर इसमें से 16th में पूछो। सर 15 में उसमें डिफरेंस बता दूंगा। 15th और 21 इन दोनों पॉइंट को पढ़ें सभी। 15th पॉइंट और 21 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ध्यान से पढ़ें और डिफरेंस करने की कोशिश करें। तो 15 में तो ऐसा लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना हमारे पास लिखे हुए हैं, देखो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सपोज लिखे हुए हैं 60,000। सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि हमने गलती से 10,000 ज्यादा लिखा हुआ। 15 पॉइंट ऐसा कह रहा है, बुक्स में जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कितना लिखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी बुक्स में जितना भी लिखा हुआ है वो जितना होना चाहिए उससे 10,000 एक्स्ट्रा लिखा हुआ। 15 पॉइंट ऐसा कह रहा है, तो हमें इसको 10,000 से कम करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी कम करनी है, लायबिलिटी कम करते हैं तो डेबिट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट, पूरी वैल्यूएशन, लायबिलिटी कम होना प्रॉफिट वाली बात। 15 पॉइंट ऐसा कह रहा है। क्लियर हो गई जी बात? 22 पॉइंट पर आ गए जी। अब सर अगर अंडर वैल्यूड होता तो ये उल्टा कर देते, बिल्कुल उल्टा कर देते। रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 22 there being a claim against the firm for damages, a liability to the extent of 6,000 will be created for the same. Claim for damages, तो क्लेम डैमेजेस का कहां से हो सकता है? एम्प्लॉय के साथ हो सकता है। सर एम्प्लॉय के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है फैक्ट्री के अंदर, उसको हमें क्लेम देना है, या फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं उसको हमने जो सामान बेच दिया उसमें कुछ खराब निकल आया, उसके लिए उसने क्लेम किया हुआ। तीसरा, हमने अपने कस्टमर को डिलीवरी लेट दी, उस वजह से वो आगे सेल नहीं कर पाया या उसके वर्कर खाली बैठे रहे, इस वजह से उसने हम पर क्लेम करा। जब एग्रीमेंट, देखो जो कंपनीज में एग्रीमेंट होता है डिलीवरी के लिए, मान लीजिए किसी ने कंपनी ने ऑर्डर दिया, 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और आपको 20 मार्च तक डिलीवरी देनी है। अगर उसकी डिले हुआ तो सपोज 5,000 रुपए पर डे के आपको चार्जेस लगेंगे, क्लेम डैमेजेस लगेंगे। इस तरीके से एग्रीमेंट होता है। अब सपोज हमने 5 दिन डिलीवरी लेट दी तो वो 25,000 की क्लेम डिमांड कर रहा है, लेकिन हम रीजन दे रहे हैं कि भाई जो जिस वजह से डिले हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं था। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन लग गया इसलिए नहीं दे पाए, वर्कर की स्ट्राइक हो गई इसलिए नहीं दे पाए। तो इसमें कोर्ट में केस चल रहा है, दोनों पार्टी अपनी अपनी बातें बोल रही हैं और हम हार जाते हैं, हमें देने पड़ते हैं पैसे, ऐसा होगा। डैमेजेस का क्लेम देना पड़ता है। तो नुकसान हो गया, नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करा जाए? एक नई लायबिलिटी बन गई जी, क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से। क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई।
23. A bill of exchange 15,000 rupees which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March, but no entry has been passed for dishonor. बिल डिसऑनर हो गया है और उसकी एंट्री करना भूल गए। कोई आंसर देना चाहेगा? सर नॉर्मल एंट्री दे सकते बताइए, नॉर्मल एंट्री बताओ। हैं। कोई भी आंसर देना चाहे? यहाँ डिसोनर क्या की देंगे? हाँ। बताइए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हाँ जी, फिर ट्राई करो। बताइए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? गलत, ना प्रॉफिट ना लॉस। डेटर डेबिट टू बैंक, ये आंसर है। इसमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है। कोशिश करते हैं समझने की। देखो, ट्रांजैक्शन को तुरंत आंसर देने की बजाय थोड़ा सा इमेजिनेशन के रूप से जाओ कि सर हुआ क्या। मैंने अपने डेटर से बीआर ले लिया, इसमें 3 महीने का समय लिखा हुआ है, बट मुझे पैसों की आज ही नीड पड़ गई, तो मैं ये बीआर लेकर के बैंक के पास चला गया और बैंक ने अपने चार्जेस काट करके मुझे पैसा दे दिया। मैंने बैंक को बोला कि 3 महीने बाद आप मेरे डेटर से पैसे ले लेना। बैंक एग्री, लेकिन जब बैंक मुझे पैसे देता है तो ये बात क्लियर कर देता है कि अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लेंगे। हम इस बात पे एग्री होते हैं, मतलब इस टाइम हम एज अ गारंटर रोल प्ले कर रहे होते हैं जब तक वो टाइम पीरियड आ नहीं जाता। अब मैच्योरिटी का टाइम आया तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बैंक जाएगा डेटर के पास और डेटर पैसे दे देगा, लेकिन डेटर ने पैसे नहीं दिए तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। टू बैंक अकाउंट एसेट डिक्रीज क्रेडिट, लेकिन ये कहां लिखा है कि बैड डेट्स हो गए? हम वापस से इनके पास जाएंगे ना बीआर लेकर के, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए, इनसे डिमांड करेंगे। अब ये सेम टाइम पैसा दे दें, ये हो सकता है पार्ट पेमेंट करके नया बिल इशू कर दें, ये हो सकता है। बैड डेट्स तो नहीं हुए जिससे पैसा मांगेंगे हम। डेटर नाम की एसेट वापस से बढ़ गई। जब उन्होंने बीआर दिया था तो हम डेटर कम कर दिए थे, अब पैसे नहीं लेने इनसे। डेटर नाम की एसेट खत्म हो गई, बीआर नाम से बढ़ गई। जब बीआर लिया अब वापस से पैसे मांगने, वापस से हमारे पास राइट हैंड से पैसे लेने का, डेटर नाम से बढ़ गई। दूसरी आपको एक चीज बताई थी, डिसऑनर के टाइम क्या एंट्री होती है? जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। डेटर से बीआर लिया था उसे डेबिट करेंगे, बैंक को बीआर दिया था उसे क्रेडिट करेंगे। डेटर टू बैंक। कहीं प्रॉफिट नहीं हुआ, कहीं लॉस नहीं हुआ। रिवॉल्यूशन तभी आएगा जब प्रॉफिट लॉस। क्लियर हो गई ये बात? ऐसे ट्रांजैक्शन बहुत बच्चे रिवॉल्यूशन लिखे थे डेबिट साइड में, लॉस लगे थे, डिसऑनर हो गया सर, पैसे हमारे नुकसान हो गए, कहीं लॉस नहीं हुआ। तो इसमें तो डेटर दे रखा है, इसमें ऐड कर दें। हाँ जी, बताओ क्या करेंगे? हाँ जी, रिवॉल्यूशन अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में कहीं नहीं आएगा। बैलेंस शीट में क्या करेंगे बताइए? बैलेंस शीट में डेटर को बढ़ा देंगे, बैंक को घटा देंगे। ठीक है, जितना मोड़ दे रहा, ठीक है। फुल फिल क्वेश्चन भी करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, फुल फिल क्वेश्चन भी काफी हैं। पॉइंट नंबर 24 पे आ गए हैं। नेहा, an old customer whose account was written off as bad debts, has promised to pay 3,000 in settlement of her dues. कोई आंसर देना चाहेगा? इवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिटर डेबिट, नो सॉरी सर इसमें पुराना अमाउंट तो दे दिया। कोई जरूरत नहीं है उसकी। और कोई आंसर? हाँ जी, और कोई आंसर? और कोई आंसर? देखिए, जो आंसर में अपने बैड डेट्स बोल रहे हैं या फिर बैड डेट्स रिकवर्ड बोल रहे हैं, उनको मैंने कल सिखाई थी ये बात
कि हमें दो टाइप के अकाउंट से दूर रहना है। किसी भी एक्सपेंस को डेबिट क्रेडिट नहीं करना, किसी भी रेवेन्यू को डेबिट क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट है और हमारे आंसर के अंदर भी बैलेंस शीट। एक्सपेंस को कहां लिखोगे? बैलेंस शीट। कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं करना रेवेन्यू या एक्सपेंस का, ठीक? अच्छा, बहुत बच्चों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बोला, नाले को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बताना, पता ना? रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों होगा? रिवैल्यूएशन डेबिट तब होता है जब लॉस होता है। लॉस कहां हो रहा? कुछ पैसे हमारे कई साल पहले मर गए थे, अब 3000 रुपए मिलने की उम्मीद आ रही, प्रॉफिट ही तो हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट ही हो रहा, लॉस तो नहीं हो रहा। तो ये तो पक्की बात है, रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट में क्या लिखें? देखो, अगर पैसे मिल गए हैं तो कैश अकाउंट में डेबिट, पैसे मिलेंगे तो डेटर, टू डेटर डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर अकाउंट डेबिट 3000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3000। वे प्रॉमिस करा है पैसे देगी, पैसे दिए नहीं तो डेटर नाम की एसेट बनती। कुछ में लिखा होता पैसे दे दिए तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देते, कुछ में लिखा होता पैसे दे दिए तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते। सर इसमें डेटर का नाम भी दे रखा है, तो नाम भी डेटर का नाम दे रखा है, सर नाम लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर ना समरी बनाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम समरी बनाते हैं, मतलब प्रैक्टिकली यही होगा कि नाम ही लिखा जाएगा। तो सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई डेटर अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा? मान लो हमारा बॉस कहता है कि हमने राम को सामान बेच दिया, मैं लिखूं डेटर अकाउंट डेबिट, तो पता लगेगा किसको बेचा। प्रैक्टिकल लाइफ में तो डेटर क्रेडिट का डेबिट क्रेडिट होना ही नहीं है, लेकिन हम जो समरी बना रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में समरी आती है, तो हम इसे डेटर वर्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। नोट करें जी। Bills accepted of 20,000 rupees issued by creditors were not recorded. Try करेगा कोई आंसर? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। फिर से ट्राई कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट। फिर से ट्राई कीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। फिर से ट्राई कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। फिर से ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन। फिर से ट्राई कीजिए। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है सर जब भी मैं आंसर बोलूंगा तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट होना चाहिए, वरना मेरा आंसर गलत हो जाएगा? Bills payable is a liability, creditors is also a liability. सुनिए ध्यान से, हुआ क्या? सर मैंने गुड्स परचेज करे उधार में, तो ये एंट्री पास कर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या क्या हुआ इसके अंदर? मैंने परचेज नाम का एक्सपेंस बुक करा, पहला एस्पेक्ट है। क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, दूसरा एस्पेक्ट। अब मुझे पैसे देने हैं, मैं उनको बोला हुआ कि 3-4 महीने बाद दे दूंगा पैसे। वो कहते हैं हमें तो पैसों की अभी नीड है, एक काम करो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दो और हम डिस्काउंट करा लेंगे बैंक से। हमने कहा ठीक है, ले आओ बिल ऑफ एक्सचेंज, हम साइन कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिया। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पैसे लेने वाले के लिए बीआर है और पैसे देने वाले के लिए बीपी है। तो हम जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया तो अब हमें क्रेडिटर को पैसे नहीं देने, हमें तो बीपी के पैसे देने हैं। क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो गई और बीपी नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। सर क्रेडिटर की लायबिलिटी कम कैसे हो गई? देखो, हमने जब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दिया तो हम उस पर्सन को पैसा देंगे जो बीपी लेकर के हमारे पास आएगा मैच्योरिटी में। वो क्रेडिटर भी हो सकता है, उसने जिसको एंडोर्स कर दिया वो पर्सन भी हो सकता है, उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बैंक भी हो सकता है। मतलब हमारी जो लायबिलिटी है एट प्रेजेंट वो थ्रू टू क्रेडिटर है, सॉरी टू बीपी है, टू क्रेडिटर नहीं। इसमें डबल डबल लायबिलिटी हो जाएगी हमारी, क्रेडिटर की लायबिलिटी अलग, बीपी की लायबिलिटी अलग, लायबिलिटी तो एक ही रहेगी। तो बीपी वाली लायबिलिटी चालू हो गई
क्रेडिटर वाला लायबिलिटी गायब हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाली ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करना भूल गए, एरर ऑफ फुल ओमिशन। बीपी जो प्रेजेंट करे हमारे क्रेडिटर ने, हमने एक्सेप्ट कर लिए, अब वो इशू हो गए हैं, इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। क्वेश्चन कितनी सी बात कह रहा है, कहां नुकसान हो रहा है, कहां फायदा हो रहा है? ना रिवैल्यूएशन डेबिट होना, ना रिवैल्यूएशन क्रेडिट होना। ठीक है, हम ये बीपी आंसर। वाले हम बीपी वाले हैं, हमारे क्रेडिटर का बीपी हमने एक्सेप्ट करा है ना, तो हम बीपी वाले। तो ये आंसर हो गया। चलिए 26 पॉइंट, जनरल रिजर्व ऑलरेडी appears 25,000 rupees to be increased by 10,000। इसको मैं रिजर्व वाले पॉइंट के बाद कराता हूं, इसको अभी पेंडिंग छोड़े, क्योंकि रिजर्व वाला पॉइंट पहले मुझे 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा रिजर्व, उसके बाद कराऊंगा। इसमें 3-4 ट्रांजैक्शन होनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जी। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 10,000 रुपीज मोर। बुक्स में लिखे हुए हैं क्रेडिटर 1,20,000। ट्राई करेंगे आंसर। वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परफेक्ट आंसर है। सिर्फ क्रेडिटर को 10,000 रुपए और देने हैं, तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, तो क्रेडिटर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। लिख लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो लॉस कहां हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ना, लॉस वाली तो बात है। क्रेडिट से 28 सेम नहीं है, टू बी डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करें, और क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो नहीं, मुझे आंसर में डिफरेंस बता। मतलब इसको सेकंड वाले में 10,000 ज्यादा पे हो गया। अच्छा 10,000 ज्यादा पे 10,000 ज्यादा पे हो गए। आंसर बताएं मुझे, क्वेश्चन Creditors एक्सप्लेन। Creditors to account valuation, debit to creditors to valuation. valuation. डेटर बन गया ना। Creditors. मुझे 28 का आंसर ट्राई करें फटाफट, So resolution to creditors account. फिर से ट्राई करें। सर डेटर तो डेटर बन जाएगा ना, वो 10,000 हमने ज्यादा पे कर दिया। यस नहीं, और कोई आंसर एक्सप्लेन तो करूंगा मैं, आप लोग अपना आंसर दें जो आपको सही लग रहा है, फिर मैं बताता हूं सही है गलत है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, डाउट हो तब बताऊंगा। Account Okay. debit 1,10,000 to revaluation. कैश अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन। आप तीनों साइलेंट मोड पर बैठी हुई, कोई आंसर दो। Creditors to revaluation. फिर से ट्राई करें, ध्यान से देखिए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश अकाउंट 1,30,000। तो ये आंसर में कहां से आ जाता है? हमने पे करा है। हिंदी करो जी इसकी। टू बी पेड और पेड में फर्क है जी टेंस का। टू बी पेड फ्यूचर टेंस है और पेड पास्ट टेंस है। हमारी बुक्स में क्रेडिटर 1,20,000 के थे, और जब पेमेंट का टाइम आया तो हमने 10,000 रुपए और पे करे, मतलब टोटल पे कितना करा हमने 1,30,000। पे हो चुका है, पे हो चुका है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, 1,30,000 से क्रेडिट होगा। तो सारे क्रेडिटर्स पे कर दिए, हाँ जी सारे पे कर दिए। क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो गई, हाँ जी कम हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। जितनी बुक्स में क्रेडिटर्स सारे खत्म हो गए, क्रेडिटर 120 के थे, खत्म कर दिए। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए, लॉस हो गया, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट। एक एक वर्ड जो है, छोटे छोटे वर्ड हैं, ये हमारे आंसर गलत करा देते हैं एग्जाम में, बहुत ही अलर्ट होकर पढ़ना। जब भी आप बुक की कोशिश करने बैठे, अगर बैठे हैं तो पहले नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लें, उसके बाद आपको बुक के सारे आसान लगेंगे। इससे ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है बुक के अंदर, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही करें,
क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं कमांड आएगी बढ़िया। सर एक बुक का डाउट था। हाँ जी, बुक का डाउट मैं बात ले लेता हूँ, अभी पहले क्लास कंटिन्यू करते हैं। सर हाँ जी, सर मुझे ये पूछना था कि सर हम खाली ये भी लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैश 10,000 का जो एक्स्ट्रा हो गया था। क्रेडिट नाम की लायबिलिटी भी तो खत्म हो गई, ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और कैश 10 से कम हुआ है कि 130 से कम हुआ है ये बताओ। 130 से। सॉरी मुझे बताओ कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाएगा इसका। Revaluation. सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 10,000 और सर बैलेंस शीट में कैश 1,30,000 से कम Credit कैश में 130 कम कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। मान लीजिए 2 लाख रुपए कैश था तो 130 कम करके 70,000 बचेगा। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखेंगे ही नहीं, सर कम कर देंगे। लिखेंगे ही नहीं, खत्म हो गया ना। बुक वैल्यू 120 थी, अच्छा ठीक है। क्रेडिटर की बुक्स वैल्यू ही 120 थी, खत्म हो गए सारे। बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखेंगे। ऐसे 3 चेंजेस हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे उसके अंदर। कैश कम करना है। कैश कम करना 130 से, क्रेडिटर गायब करना है, रिवैल्यूएशन डेबिट में 10,000, 3 इम्पैक्ट जाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं जी हम। दो जो इम्पैक्ट आएंगे रिवैल्यूएशन 10,000 और 1,30,000। तो क्रेडिटर गायब हो गई, तो इम्पैक्ट गया ना। ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर थे, अब नहीं लिख रहे, है ना। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं जी हम। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया हुआ है स्पेसिफिक एडजस्टमेंट के अंदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर हैं, 7:3 की रेशियो है। उन्होंने डिसाइड करा कि मिस्टर सी को हम पार्टनर बना लेते हैं और उस डेट पर बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 1 लाख। ये क्या होता है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सर किसी वर्कर के साथ हाँ जी, किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, काम करते हुए कोई हाथ पैर टूट गया, कुछ और मिसहैपनिंग हो गई, तो हमें उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पैसे हो ना हो, बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो हमने पहले से ही उसके लिए रिजर्व बनाया हुआ। वर्कर को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने एडवांस में रिजर्व बनाया हुआ 1 लाख रुपए। ये नॉर्मल रिजर्व है जब तक कोई क्लेम नहीं आता। ये नॉर्मल रिजर्व है जब तक कोई क्लेम नहीं आता। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहले पॉइंट में लिखा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसके रिगार्डिंग, बस क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर ये दिया हुआ है। तो क्या करना चाहिए ऐसा? तो ऐसे में ये नॉर्मल रिजर्व ही है। अगर वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई तो ये नॉर्मल रिजर्व है, इसको हमें बांट देना चाहिए। जो हमने अब तक सीखा, रिजर्व के साथ क्या किया जाता, रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता, ओल्ड रेशियो। मुझे बताइए लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसका क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। नालायक हैं सारे। क्रेडिट लायबिलिटी साइड में कभी डेबिट बैलेंस की आइटम होती? बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं होता, लेकिन जो एसेट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है और जो लायबिलिटी साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता और एसेट का डेबिट नेचर होता। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है। इसे खत्म करने के लिए क्या करूं? डेबिट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर के नाम दे रखे। टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो दे रखी। ये केस 1 का आंसर है। ये केस 1 का आंसर। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कि कोई क्लेम आया नहीं, किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई नहीं, पैसा पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा रिजर्व के अंदर, नए पार्टनर इसमें अपना अधिकार ना जमा ले, इसलिए पुराने पार्टनर्स का है उसी में पड़ा। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया, ये बनाया है रिजर्व, उन्हीं का राइट बनता है इसमें। कहाँ इम्पैक्ट डालेंगे इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखोगे? नहीं आएगा। आएगा नहीं सर, जब रिवैल्यूएशन एंट्री में नहीं है तो लेजर में कहां से आ जाएगा? बैलेंस शीट में क्या करोगे? सर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे अलग से हम, तो बैलेंस शीट में कैपिटल में एडजस्टमेंट कुछ नहीं करनी।
तो कहो जो मेन आंसर होगा उसके तो तीन चीजें बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल में जो भी चेंज आना वो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे, तो फाइनल बैलेंस आएगा वही बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो पुराना लिखा हुआ है उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो खत्म हो गया, ये इंपैक्ट पड़ेगा बस बैलेंस शीट पे। पार्टनर्स कैपिटल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। फुल फैक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन ना लें अगर समझने में दिक्कत हो रही है लेटर की, फिर भी जिसको समझ में आ पा रहा है मैं उसको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। इंपैक्ट कहां पड़ेगा आप एंट्री से ही सोच करके चलो। 90% चांस है एग्जाम में लेजर आना है, एंट्री नहीं आती, लेकिन बेस एंट्री से स्ट्रांग होगा, इसलिए पहले एंट्री वाले क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं अटैचमेंट्स वाले, फिर लेजर वाले क्वेश्चंस तो करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो पुरानी बैलेंस शीट में था नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि एंट्री के अंदर नहीं है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रही है एंट्री के अंदर इसलिए उसमें क्रेडिट साइड में आएगा बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सही। सेकंड पॉइंट, if a claim on account of workman compensation is determined at 1 lakh, सर वर्कर के साथ मिसहैपनिंग हो गई है और हमने उससे बात करी, फिर उसकी भी गलती, देखो क्या होगा वर्क जब डीलिंग होगी वर्कर के साथ हमारे पार्टनर्स की, तो डेफिनेटली तो वर्कर ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेगा कि मुझे 4 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। लेकिन जो एम्प्लॉयर है जो पार्टनर है वो बार बार क्या बोलेगा भाई तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तुमने ध्यान से काम क्यों नहीं किया, तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है, हम क्यों भरें, हम तो इतना दे सकते हैं, बस ज्यादा नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक अमाउंट पे एग्री होंगे, तो 1 लाख पर एग्री हो गए। ये चांस की बात थी सर, 1 लाख का रिजर्व था हमारे पास और 1 लाख रुपए ही हमें क्लेम देना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। देखो ये पेमेंट जो होती है ना वो हैंड टू हैंड कभी नहीं होती, ये जो पेमेंट होती है ये तुरंत नहीं होती पेमेंट। हम इसको अकाउंट में लिख लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। बेसिकली इसमें होता ये भी है कि हम उसे कैश ना देकर के हम कहते हैं ठीक है भाई तेरा जितना भी खर्चा हुआ है तो हॉस्पिटल में इलाज करा, पैसे पे हॉस्पिटल में इलाज करा, जितना बिल आएगा हम देंगे। तो अभी एडमिट हुआ है वो जब बिल आएगा तब पैसे देंगे, ठीक है। पेड वैसे भी क्वेश्चन में लिखा तो नहीं हुआ कि पे हो गया, तो एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई हमारे पास, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लिखेंगे, नहीं आएगा नहीं सर, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मैंने 1 लाख रुपए पहले से जोड़े हुए थे, 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखोगे, आएगा नहीं सर क्योंकि एंट्री के अंदर पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, तो बैलेंस शीट में पार्टनर कैपिटल में कैसे आ जाएगा, बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा, सर बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम लिखी थी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, उसको हटा करके एक न्यू लायबिलिटी लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। एक वर्ड का चेंज आएगा बस, रिजर्व की जगह क्लेम लिखना, बाकी सब सेम। थर्ड पॉइंट, if a claim on account of workman compensation is determined at nil, मतलब तो वर्कर के साथ मिसहैपनिंग हो गई, वो पैसे मांग रहा है लेकिन हमने बोल दिया भाई इसमें सारी गलती तुम्हारी थी, हमने जब तुमने ज्वाइनिंग की थी उस टाइम एग्रीमेंट में लिखा हुआ था अगर तुम्हारी गलती से कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे, और ये बात एग्री कर लेता है वो और चला जाता है वापस, हमें पैसा नहीं देना। तो केस 1 और केस 3 की बात हो गई, यस फर्स्ट केस और थर्ड केस की बात हो गई। तो फर्स्ट केस का आंसर भी यही और थर्ड केस का आंसर भी यही कि सर हमारे पास अब जो रिजर्व है वो फ्री है, किसी को पैसे देने नहीं है, रिजर्व बांट देंगे हम पुराने पार्टनर्स में पुराने। केस नंबर 4, मुझे केस 2 और केस 4 में डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करो। सर 80,000 का उसने पे करा है। आप फिफ्थ पॉइंट पे पहुंच गए दोस्तों, सेकंड और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस करने की कोशिश करो। एस्टिमेटेड लिखा हुआ है सर, एक वर्ड का डिफरेंस है, डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड, इन दो वर्ड का डिफरेंस है। समझते हैं जी क्या हुआ?
लाइबिलिटी और प्रोविजन, इन दो में सिमिलैरिटी क्या है सर? पेमेंट दोनों में करनी है। अमाउंट इसमें एग्जैक्ट पता होता है, इसमें एस्टिमेटेड होता है। तो एग्जांपल बताओ, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, और एग्जांपल बताओ बिल पेबल, और एग्जांपल बताओ बैंक लोन। एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है, फिर अंदाजे से तो नहीं। एग्जांपल इसके बताओ सर, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, इस क्वेश्चन से बाहर आ गए हम। पहले वाला कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज करते हैं, 11th क्लास में सीखा था, फिर वापस से 12th क्लास में आएंगे। लायबिलिटी और प्रोविजन, इन दो वर्ड में डिफरेंस सीख रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था हमने 11th क्लास में। दोनों वर्ड सिमिलर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है एक्जैक्टनेस का। लायबिलिटी में हमें अमाउंट एग्जैक्ट पता होता है, क्रेडिटर का बिल आया, जब हमने गुड्स लिए होंगे तो बिल में लिखा है अमाउंट, वही पेमेंट करनी है। बीपी में अमाउंट लिखा हुआ, वही पेमेंट करनी है। बैंक लोन से जब लोन लिया तो उसमें लिखा हुआ कितने पैसे चुकाने, वही पेमेंट करनी। एग्जैक्ट अमाउंट पता, उसको लायबिलिटी कहते हैं। जिसमें हमें पेमेंट करनी है ये पता है, लायबिलिटी है ये पता, लेकिन अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता। सर मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकॉर्ड करना है मुझे 31 मार्च, लेकिन मार्च का बिल कभी मार्च में आता ही नहीं, अप्रैल में आता। तो रिकॉर्ड कैसे करें? अंदाजे से। जो बिल फरवरी में आया है लगभग उतना ही बिल मार्च में आएगा, हम अंदाजे से रिकॉर्ड कर लेते हैं। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर टैक्स जो होता है इंडिया में सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये हम अपने अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट निकालते हैं, अपने अकॉर्डिंग टैक्स निकालते हैं और पे कर देते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप टैक्स जमा कर दो, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो चेक करेंगे आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी अकाउंटिंग। अगर हमें लगता है कि आपका टैक्स ज़्यादा बनता है तो आपको नोटिस भेजेंगे, अगर लगता है टैक्स ज़्यादा जमा हो गया तो रिफंड भेजेंगे। इसलिए हमारा जो टैक्स जब तक नोटिस नहीं आता तब तक वो प्रोविजन रहता है, टैक्स एग्जैक्ट नहीं पता होता। टेलीफोन का बिल जो लैंडलाइन वगैरह है उसका बिल आता है, पोस्टपेड का बिल है अगर हमारा, उसमें भी बिल आएगा तब पता लगेगा कितना बिल आएगा। तो ऐसे हम उनको प्रोविजन देते हैं। कुछ भी नहीं है सर, हमें बस एक प्रोविजन वर्ड ऐड ऑन कर देना होता है, अपनी लायबिलिटी से पहले प्रीफिक्स करना होता है प्रोविजन वर्ड, ये शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए कि ये अमाउंट अंदाजे पे रिकॉर्ड किया हुआ, एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे बैजेट्स के आगे प्रोविजन वर्ड लगाते हैं, प्रोविजन फॉर बैजेट्स, क्योंकि हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट कितने बैजेट्स होने वाले हैं, अंदाजे पे रिकॉर्ड करते हैं 10%, 20%, तभी हम प्रोविजन वर्ड लगाते हैं जब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता। अब वापस से 12th क्लास पे आते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सर हमारे जो वर्कर के साथ मिसहैपनिंग हुई है उसके साथ अभी डिस्प्यूट चल रहा है, अभी डिस्प्यूट चल रहा है, हमें लग रहा है कि लगभग 1 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा देने पड़े या कम देने पड़े, अभी एग्जैक्ट नहीं पता, फिलहाल अंदाजे से पता, तो अंदाजे से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। तो सर केस 2 और केस 4 में चेंज क्या है? प्रोविजन आ जाएगा, बस यहाँ ऐड करना है हमें प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इतना चीज है बस। सेकंड केस में और फोर्थ केस, सेकंड केस में प्रोविजन वर्ड नहीं लिखना क्योंकि डिटरमाइंड लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट में प्रोविजन वर्ड लिखना है क्योंकि एस्टिमेटेड लिखा हुआ है, इतना फर्क नोट कर तो ले। फोर्थ के इंटरव्यू WCR अकाउंट डेबिट टू WCA क्लेम, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ एरो बनाया है ना, यहाँ पे लिखेंगे ना, मतलब फोर्थ का प्रोविजन आ जाएगा। फोर्थ का आंसर मैं बोल रहा हूँ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। इसमें दो बार लिखेंगे प्रोविजन, ठीक है तो लिखेंगे। तो डाउट है इसमें? क्या करोगे आप फाइनल अकाउंट में, मतलब फुल कैलकुलेशन में क्या करेंगे फोर्थ केस में? सर रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन में कहीं नहीं आना, पार्टनर्स कैपिटल में कहीं नहीं आना, बैलेंस शीट में क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड में जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा था उसको नहीं लिखेंगे, इंस्टेड एक नई लायबिलिटी लिखेंगे इस नाम से, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। तो अगर आपने एग्जाम में ध्यान नहीं दिया इस वर्ड एस्टिमेटेड पर तो आप प्रोविजन वर्ड लिखना भूल जाओगे, आज हम आपका बात होगा, आंसर बैलेंस शीट मैच करेगी तो प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। बढ़ सकते हैं आगे? यस केस 5,
सर जो क्लेम देना है वो 80,000 रुपए का देना है। बटर से बात हुई, 80,000 में मान गया। वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड लिखा है कि एस्टिमेटेड लिखा है? डिटरमाइंड। सर रिजर्व बच गया 20,000 रुपए, क्या करें? टू इवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ हुआ? ये भी मैं काट देंगे। दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी जाती है, रिजर्व नहीं जाता। सोच के देखो, ये फर्स्ट और सेकंड केस का मर्जर ही तो है। भाई फर्स्ट केस में क्या सीख लिया हमने? सर रिजर्व बचा हुआ हो तो पार्टनर्स में बांट दो। फर्स्ट केस में पूरा 1 लाख रुपए बच रहा था, पार्टनर्स में बांट दिया। केस 2 में ये सीखा कि अगर सर क्लेम देना हो तो क्लेम के अमाउंट से रिजर्व घट जाएगा और क्लेम नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। केस 2 में ये सीखा। अब दोनों केस मर्ज होकर के आ गए। दोनों केस मर्ज होकर के आ गए सर कि 1 लाख का टोटल रिजर्व था, इसमें से सर 80,000 का तो क्लेम है और 20,000 रुपए बैलेंस है, बच गया। तो जितना भी रिजर्व बच जाता है उसका पार्टनर का अधिकार है, तो पार्टनर का पार्टनर। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। चलिए फाइनल क्वेश्चन में क्या क्या इम्पैक्ट जाएगा बताइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखेंगे? नहीं आएगा। कहीं नहीं लिखेंगे सर, इसमें एंट्री में तो नहीं है तो इसमें कहां लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे कि नहीं? आएगा। आएगा, क्योंकि एंट्री के अंदर आ रहा है तो पोस्टिंग में भी आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 14,000 6,000। 14 और 6 कैसे आया? मैंने 20,000 रुपए को बांटा है 7:3 रेशियो ऑलरेडी दे रखी है, ओल्ड रेशियो। और क्या होगा बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट में जो पुराना रिजर्व दे रखा था उसको नहीं लिखेंगे, इंस्टेड एक नई लायबिलिटी लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 80,000। सही पढ़ सकते हैं आगे? यस सर। Last piece. If a claim on account of workman compensation is estimated at 1,10,000, भाई लास्ट केस ये बचा, सोच के देखो। भाई 1 लाख का रिजर्व है, लायबिलिटी उसके बराबर हो सकती है, 0 हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, इसके अलावा कोई केस तो नहीं बनेगा, सारे केस कवर हो गए। तो सर अब केस ये है कि हमारा वर्कर जो है वो मान ही नहीं रहा, 1,10,000 रुपए देने पड़ जाए। सर रिजर्व नाम की लायबिलिटी, रिजर्व तो पूरा खत्म हो गया। जो हमारी लायबिलिटी है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम की वो कितनी है? 1,10,000। सही लिखा गलत लिखा है ना? गलत। गलत लिखा, क्या गलती है? प्रोविजन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस्टिमेटेड, एस्टिमेट लिखा हुआ। सही लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस के बाद लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। दोबारा समझते हैं इसको, दोबारा समझते हैं। सर अगर 6 के 6 केस कर लिए हमने, कंक्लूजन सा निकाले, तो 6 के 6 केस में कॉमन चीज ढूंढो कि सर जितना रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर वो एग्जैक्ट उसी अमाउंट से डेबिट हुआ है सारे केसों। चेक कर लो। रीजन, हमें रिजर्व खत्म करना, रिजर्व नए पार्टनर के आने से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए 6 के 6 केसों में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 1 लाख से डेबिट हुआ, नोटिस कर सकते हो। और चीज क्या नोटिस करी सर कि सर जितना क्लेम एडजस्टमेंट में दे रखा है उतना क्रेडिट हुआ है, सारे केस चेक कर लो। पहले केस में क्लेम था नहीं लिखा, सेकंड केस में क्लेम 1 लाख का था 1 लाख लिखा, थर्ड केस में क्लेम था नहीं लिखा, फोर्थ केस में 1 लाख का क्लेम था 1 लाख लिखा, फिफ्थ केस में 80,000 क्लेम था 80,000 लिखा, अब क्लेम 110 का 110, मतलब जितनी लायबिलिटी है एग्जैक्ट उतने से ही हमने उसको क्रेडिट करा 6 के 6 केस। उसके बाद हमने क्या नोटिस करा कि अगर रिजर्व बच गया तो पार्टनर में बांट दिया। रिजर्व बचा कौन कौन से केस में? सर पहले केस में पूरा रिजर्व बच गया, पार्टनर्स में बांट दिया। थर्ड केस में रिजर्व बच गया, पार्टनर्स में बांट दिया। फिफ्थ केस में रिजर्व बच गया, पार्टनर्स में बांट दिया। अब इस केस में रिजर्व कम नहीं, इनफैक्ट कम पड़ रहा है, बच नहीं रहा, इनफैक्ट कम पड़ रहा है। तो देखिए सर एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम नाम की लायबिलिटी
जो पहले 0 रुपीज थी, अब वो बढ़ करके 1,10,000 हो गई। लायबिलिटी बढ़ना लॉस वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट होना चाहिए 110 से। लेकिन इस 110 के लिए हमने पहले से 1 लाख रुपीस जोड़ के रखे हुए, तो हम वहां से लेंगे, स्पेसिफिक जगह से लेंगे। उसके बाद भी अगर कम पड़ रहे हैं तो 10,000 हम रिवैल्यूएशन से क्लेम करेंगे। लायबिलिटी बढ़ना लॉस वाली बात है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ऐसे आंसर बना। इसी क्वेश्चन में जस्ट ऊपर ग्रीन कलर से मैंने एक सिंगल एंट्री लिखी हुई है, ध्यान से देखें। इस एंट्री में डेबिट साइड में 2 चीजें हैं और क्रेडिट साइड में 3 चीजें हैं। अगर आप अपने माइंड में ये एंट्री फिट कर लो तो 6 के 6 केस कर सकते हो सिर्फ एक सिंगल एंट्री, 6 के 6 केस हो जाएंगे। समझते हैं सर? यानी 6 और 1 एंट्री से पास हाँ, 6 और 1 एंट्री से हो जाएंगे। पढ़ के देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं। तो सेंटर में क्या लिखा पढ़ते हैं, एक बार लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करो बुक वैल्यू से, जितनी बुक्स में वैल्यू लिखी हुई। उसके बाद लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करो बैलेंसिंग फिगर, मतलब अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्रेडिट साइड में लिखा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम करो जितना डिटरमाइन हुआ है। उसके नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिखो अगर एस्टिमेटेड हुआ है, जितना एस्टिमेटेड हुआ है। फिर नीचे लिखा है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो बैलेंसिंग फिगर, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो। केस 1 में चेक करें। केस 1 में सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फुल अमाउंट से डेबिट करना है बुक वैल्यू से, बुक्स में वैल्यू 1 लाख है। बैलेंसिंग फिगर तो लास्ट में देखेंगे, बैलेंस बचेगा उस तक तभी देखेंगे। तो उसके बाद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिखा हुआ है, क्लेम तो नहीं है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, प्रोविजन भी नहीं है, एस्टिमेटेड भी नहीं है। तो अब जो था वो तो कंफर्म हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रही है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो साइड छोटी उसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर तो कहां लिखना है, कैपिटल अकाउंट में लिखना है, ए और बी ऑर्डर रेशियो। और यहां आंसर तो देखो हमने केस 1 में, यस सर। केस 2 पर केस 2 में लिखा हुआ है ये डिटरमाइंड है 1 लाख। एंट्री पे आते हैं वापस, अब एंट्री में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम रिजर्व डेबिट करो 1 लाख से, रिजर्व डेबिट कर दिया 1 लाख से। रिवैल्यूएशन बैलेंसिंग फिगर लास्ट में देखेंगे, रिवैल्यूएशन बैलेंसिंग फिगर। टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम डिटरमाइंड वाला लिखना क्रेडिट में, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1 लाख क्रेडिट में। उसके बाद प्रोविजन एस्टिमेट लिखे होंगे तब एस्टिमेट तो नहीं आएगा। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर तो आएगी ना, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल है, खत्म हो गया आंसर। कोई आंसर था? राशि ध्यान दो, यस सर। क्लियर हो गई? थर्ड केस पर आ जाए। यस सर। थर्ड पॉइंट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बुक वैल्यू से डेबिट करो, बुक वैल्यू से डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन बैलेंसिंग फिगर लास्ट में देखेंगे। टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम का डिटरमाइंड है, तो डिटरमाइंड है क्या? 0 है, 0 से एंट्री पास करते हैं, डिटरमाइंड नहीं। एस्टिमेटेड है क्या? एस्टिमेटेड नहीं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस फिगर डेबिट में आ रही है तो रिवैल्यूएशन लिख दो, क्रेडिट में आ रही है तो पार्टनर्स कैपिटल लिख दो। किस साइड आ रही है? क्रेडिट साइड में आ रही है। और किस में आंसर तो चेक करो। यस सर। कोर्ट केस पे आ जाते हैं। कोर्ट केस में कहता है जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व फुल अमाउंट से डेबिट करो, डेबिट कर दिया। आगे इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एस्टिमेटेड, मतलब क्वेश्चन लिखा होता है एस्टिमेटेड हो तो क्रेडिट में लिखो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। अब बैलेंस की फिगर डेबिट में है तो रिवैल्यूएशन, क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल। किस साइड नहीं है? बैलेंस नहीं है सर, डेबिट इक्वल हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। ये आंसर था फोर्थ केस का। फिफ्थ केस पर आते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व फुल अमाउंट से डेबिट 1 लाख। फिफ्थ केस में कहता है कि डिटरमाइन हुआ है क्लेम 80,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 80,000। एंट्री कंप्लीट हो गई, बैलेंस की फिगर डेबिट में है तो रिवैल्यूएशन लिखो, क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल। किस साइड आ रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड आ रहा है। कितना आ रहा है? 20,000 रुपए, है ना? 20,000 रुपए आ रहा है। ये आंसर था फिफ्थ केस का। यस सर।
6 केस कहता है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एस्टिमेट हुआ है 110, तो स्टूडेंट के केस में क्या लिखते हैं? Provision. प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 110। बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो रिवैल्यूएशन, क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल। किस साइड आ रहा है बताओ? Debit. डेबिट। ये आंसर था। तो एंटी माइंड फिट कर लीजिए, कोई भी केस आप सारे आंसर कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर वाले आइटम सबसे लास्ट में देखनी, इस साइड बैलेंस बचे, अगर बैलेंस बचे तो जी बढ़ सकते हैं आगे। अगर क्लेम बच जाता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता है, बट क्लेम ही बचता, रिजर्व बच जाता। हाँ, और अगर रिजर्व कम पड़ जाता है तो वो कैपिटल से बिल्कुल सही। रिजर्व अगर एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो पार्टनर्स में बांट दो, अगर रिजर्व कम पड़ रहा है तो रिवैल्यूएशन से लो। नहीं तो फिर कैपिटल से ही क्लेम होने सकता है। अगर कैपिटल से अगर देखो देखो उनका डाउट ये है कि सर अगर क्लेम कम पड़ रहा है, शॉर्ट है, मतलब क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है, तो ये लॉस हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्यों नहीं ले रहे? कोई कंफ्यूजन क्यों हो रही है इनको? कि सर अगर रिजर्व ज्यादा है तो पार्टनर्स में बांट रहे हो आप, रिजर्व कम है तो पार्टनर से ही लो ना, तो सिस्टम सही लग रहा है हमको। रिजर्व एक्स्ट्रा है तो पार्टनर्स में डाल रहे हो आप, और रिजर्व अगर कम बढ़ रहा है तो पार्टनर से नहीं ले रहे, रिवैल्यूएशन से ले रहे हो, ऐसा क्यों? ये डाउट है। तो देखिए लायबिलिटी का इंक्रीज होना ये लॉस वाली बात है। हम रिवैल्यूएशन में डालते हैं एसेट और लायबिलिटी का चेंज, अल्टीमेटली ये पार्टनर्स कैपिटल में ही तो जाना। सोच के देखो, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करा, 10,000 रुपए का लॉस हो गया, कैपिटल कमी हो जाएगी, Yes sir. रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल में ही जाएगा। लेकिन एसेट और लायबिलिटी का जो रूट है ना वो रिवैल्यूएशन से जाता है, क्योंकि एक लायबिलिटी नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास 5-6 लायबिलिटीज होंगी, 5-6 एसेट्स होंगे, सभी में चेंज आएगा, और हम डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते रहें, पता नहीं लग पाएगा अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो सिंपल सी बात है, देखिए हम जब सैलरी पे करते हैं एम्प्लॉय को तो सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं, सैलरी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाता है, उससे नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, नेट प्रॉफिट जब पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करते हैं तो कम ऐड होता है, मतलब अल्टीमेटली जो सैलरी है वो कैपिटल से घटी, लेकिन डायरेक्ट कैपिटल से घटाएंगे नहीं, रूट पूरा फॉलो करेंगे। पहले सैलरी अकाउंट नाम से नया अकाउंट ओपन करेंगे, फिर उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, ताकि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है, इसलिए एसेट लायबिलिटी में कोई भी चेंज हम डायरेक्ट पार्टनर से एडजस्ट नहीं करते, रिवैल्यूएशन के रूप से एडजस्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक रिवाइज करके आना, डाउट पूछिए अब आप लोग, कोई डाउट हो इस चैप्टर का या किसी और चैप्टर का डाउट हो? हाँ पूछो। चलिए क्वेश्चन 45 बता दो। पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 5.91 पेज नंबर 44 ही करेंगे क्या? सर 45 वुमन वाला कौन सा वाला? सर। अमन? हाँ अमन और वुमन वाला। अच्छा अच्छा 5.91 पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन। सर अमन ने बिजनेस कमेंस करा 1 अप्रैल 16 ड्यूरिंग द 5 इयर्स प्रॉफिट जो हुआ है वो ये हुआ कि सर लॉस है 5,000 का, फिर प्रॉफिट हुआ 13 का, फिर प्रॉफिट हुआ 17 का, फिर प्रॉफिट हुआ 20 का, फिर प्रॉफिट हुआ 25 का। ये पोजीशन थी 5 सालों की। ड्यूरिंग दिस पीरियड he had drawn 40,000 rupees for his personal use, मतलब ड्राइंग्स दे रखी टोटल 40,000। अब हम आ गए 1 अप्रैल 21 में। मुझे कहानी क्या दे रखी है? तो जब बिजनेस स्टार्ट करा तो कैपिटल लगाई कितनी? 2,50,000। बिजनेस को स्टार्ट करे हुए 5 साल हो चुके हैं। उन 5 साल में प्रॉफिट लॉस की पोजीशन ये है, पहले साल लॉस हुआ, फिर इतना प्रॉफिट हुआ, फिर इतना प्रॉफिट, फिर इतना प्रॉफिट, फिर इतना प्रॉफिट। इन 5 सालों में टोटल ड्रॉइंग करी 40,000। तो अपने कहा सकते हो उसकी आज की कैपिटल कितनी होगी?
वही ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ेंगे, लॉस माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, जो बचा वो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। तो कैपिटल इस डेट पर निकाल सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी। He admitted Bowman into partnership on the following terms। क्या टर्म्स हैं जी? जो नया पार्टनर है उसका इक्वल शेयर होगा, तो कैपिटल भी इक्वल लगाएगा। मान लीजिए सारा आंसर सॉल्व करके 4 लाख रुपए आ रहा है सपोज। सर जो क्लोजिंग कैपिटल है कितनी? हाँ जी, जो क्लोजिंग कैपिटल है हाँ 1/4। हाँ, जितनी कैपिटल आएगी इसकी उतनी कैपिटल को नया पार्टनर लेकर के आएगा। आगे लिखा है एंड टू पे 1/2 शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का भी 1/3 शेयर देगा, 1/2 शेयर देगा। गुडविल कैसे निकालनी है? 3 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो 5 ईयर का प्रॉफिट आपको पता है, इसका एवरेज निकाल लीजिए। उसको 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। गुडविल ऑफ द फर्म आ गई, वो आधे पैसे लाएगा मतलब 1/2, उसे प्रीमियम को गुडविल का नाम देंगे। खत्म क्वेश्चन। सर मुझे बात पूछनी है। हाँ। सर जैसे हम जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं सर, हम जैसे मान लो अभी जैसे हमने अभी वाला क्वेश्चन करा कि वो जो डिटरमाइन करा कि नील हुआ है जैसे, तो सर हमने जैसे उसको कैपिटल में बांट दिया तो लायबिलिटी में फिर हम उसको दोबारा कर दिखाएंगे? लायबिलिटी में तो हम लायबिलिटी दिखा रहे हैं, रिजर्व थोड़ा दिखा रहे हैं। नहीं सर, वो हमने कैपिटल में दिखा तो दिया था उसका पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर कैपिटल हमने रिजर्व दिखाया था, लायबिलिटी नहीं दिखाई। देखो जो एंट्री हुई थी वो क्या एंट्री हुई थी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल। सपोज यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ पर 80,000 है और यहाँ पर 20,000 है, तो ये 80,000 लायबिलिटी साइड में जाएगा, ये 20,000 पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अब डाउट कहाँ है बताओ? सर डाउट ये है कि फिर हम इसको लायबिलिटी में हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिखा रहे हैं 80,000 हो गए। हाँ। अब एक मिनट, ठीक है सर। ठीक फिर 20 क्वेश्चन 20 इसमें जो अंडरलाइन किया होगा समझ नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 3:1, नया पार्टनर आता है 1/3 शेयर के लिए, और ए और बी की जो फ्यूचर रेशियो होगी वो इक्वल होगी। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ओल्ड रेशियो 3:1, नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आया है, और जो आपस में न्यू रेशियो होगी ए और बी की वो इक्वल होगी। कैसे करेंगे सॉल्व? सर नए पार्टनर का शेयर इतना, तो रिमेनिंग कितना? 2/3। अब ए और बी इस 2/3 को कैसे बांटें? अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं होती ओल्ड रेशियो में बांटते, 3/4 ए का 1/4 बी का, लेकिन क्वेश्चन में कहा इक्वली बांटेंगे, तो यहां पर 1/2 आएगा। तो न्यू रेशियो बेसिकली 1:1:1 होगा, ये न्यू रेशियो होगा। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं ट्यूसडे को 5 बजे। सर 5 बजे सॉरी 6 बजे।